रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस हफ्ते हम लाए हैं बेहद दिलचस्प कहानियां भारत की रक्षा तैयारियों से लेकर पाकिस्तान, रूस और इजराइल की डिफेंस से जुड़ी खबरों तक। तो आइए शुरुआत करते हैं उन सवालों से जो इस हफ्ते आपके जहन में खबरों को पढ़ के आए तो होंगे पर जवाब नहीं मिला होगा। पहला, भारत सबमरीन हंटर बना रहा है और वो भी गहरे समुद्र के लिए नहीं लेकिन उथले पानी यानी शैलो वाटर्स के लिए। तो आखिरकार क्यों भारत को तटीय सुरक्षा के लिए सबमरीन हंटर्स की जरूरत पड़ रही है? उधर क्या है D4S एयर डिफेंस सिस्टम और क्यों पूरी दुनिया उस पर नजरें गड़ाए बैठी है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों पाकिस्तान तुर्की के पास भागा भागा गया है और ऐसा क्या खास था भारत की रूस में निर्मित S-400 में जो ऑपरेशन सिंदूर में तो बेहद सफल रही, रशिया में फेल हो गई? और वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री की हमास के खिलाफ खड़े काउंटर ग्रुप्स को समर्थन देने की योजना की आलोचना क्यों हो रही है? लेकिन इन सब पर चर्चा करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख डिफेंस हेडलाइंस पर। यूएस एयरफोर्स ने B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमान से 500 पाउंड वजन वाले क्विक सिक बॉम्ब का परीक्षण किया है। यह परीक्षण एगलिन एयरफोर्स बेस के गल्फ टेस्ट रेंज में किया गया। क्विक सिंक एक एंटी शिप मिशन है जिसमें जेडैम की तरह एक प्रिसीजन सीकर लगा होता है। एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी जल्द ही इसके और भी परीक्षण करने की योजना बना रही है। जर्मनी अपने F-35A फाइटर जेट्स के लिए जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल यानी कि JSM खरीदेगा। JSM एक लंबी दूरी तक मार करने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है जिसे नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग ने विकसित किया है। इस अनुबंध पर 2025 के मध्य तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अमेरिकी सेना ने MS PIX-25 एक्सरसाइज के दौरान एक ऑटोनोमस M30 ब्रिज इरेक्शन बोट का परीक्षण किया है। इसमें रोबो सिस्टम ऑटोमेशन की RAC-4 बार सिस्टम लगी थी जिससे बोट को दूर से और अपने आप कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिस्टम का मकसद युद्ध क्षेत्र में नदियों या पानी के रास्ते को पार करने में सुरक्षा बढ़ाना और सैनिकों की मदद करना है। युद्ध के दौरान जब दुनिया की नजरें फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर होती है तभी एक खामोश खतरा समुद्र की लहरों के नीचे बढ़ रहा होता है और ये खतरा और भी घातक हो सकता है अगर वो साहिल के निकट और बंदरगाहों के इर्द गिर्द हो। अब भारत उसी खतरे से निपटने की तैयारी में है। जैसा मैंने कहा कि गहरे समुद्र में नहीं बल्कि उन उथले पानी में जो हमारे तटों से सटा हुआ है। आज हम नजर डालेंगे भारत के ऐसे अगले अग्रिम पंक्ति के रक्षकों पर यानी एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट्स। भारत की कोस्टल डिफेंस को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना 18 जून को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में INS अर्नला को कमीशन करने जा रहा है। ये 16 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट्स में से पहला है। ये ध्यान रहे कि नौसैनिक जहाज बंदरगाहों और उथले पानी में लंगर डाले हुए सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। तो चलिए आपको भारत के सैन्य इतिहास में ले चलते हैं। 1971 के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आपको शायद याद होगा। क्या था पाकिस्तान नेवी की पनडुब्बी PNS गाजी का मिशन? अगर नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। PNS गाजी का लक्ष्य था INS विक्रांत को ढूंढकर उसे टॉर्पीडो या पानी के भीतर बिछाए गए माइंस से बंदरगाह में ही नष्ट कर देना। अगर उसे विक्रांत बंदरगाह में ना मिले
तो सही स्थिति का पता ना चले तो गाजी को विशाखापट्टनम हार्बर के चारों ओर माइंस बिछानी थी, ताकि किसी भी बड़े भारतीय युद्ध पोत को रोका जा सके और डुबाया जा सके। आइडिया साफ था, आईएनएस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में गहराई की ओर बढ़ने से पहले ही खत्म कर देना। 1971 के युद्ध की शुरुआत में आईएनएस विक्रांत, जो एक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर था, पूर्वी मोर्चे पर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसकी तैनाती ने भारत को समुद्र से दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले करने में शक्ति दी थी। अब आप कह सकते हैं कि वक्त बदल गया है, रणनीतियां भी बदली हैं। बिल्कुल, रणनीतियां बदली हैं, लेकिन भूगोल और खतरे की प्रवृत्ति वैसी की वैसी बनी हुई है। इस बार खतरा पीएनएस गाजी जैसी पारंपरिक पनडुब्बियों से नहीं होगा, बल्कि ये एक अंडर वाटर ड्रोन या फिर मिडगेट सबमरीन से होगा। आपको बता दें कि मिडगेट सबमरीन बेहद छोटी पनडुब्बियां होती हैं, जिन्हें सिर्फ 1 से 6 नौसैनिकों द्वारा संचालित किया जा सकता है और विशेष स्टेल्थ और स्पेशल मिशनों को अंजाम देने के लिए बनाई जाती है। पाकिस्तान की नौसेना के पास कॉस्मोस क्लास MG-110 जैसी मिडगेट सबमरीन्स हैं और बात यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की नौसेना इस वक्त कई तरह के अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का परीक्षण और विकास भी कर रही है, यानी कि पानी की सतह के नीचे चलने वाले मानव रहित ड्रोन्स, जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों प्रकार के मिशनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी तटीय सुरक्षा के लिए आईएनएस अर्नला जैसे एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट की तैनाती करे, जो आज के समय में छिपे हुए अंडर वाटर खतरों को निपटने के लिए हमारी पहली पंक्ति की रक्षा बने। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी अधिक लंबा समुद्री तट है और दर्जनों सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे और बंदरगाह हैं। ऐसे में हमारी तटीय उथले जल क्षेत्र दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए एक आदर्श निशाना बन जाते हैं। खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधियों की बेहद शांत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और अब अंडर वाटर ड्रोन्स। इन उथले इलाकों में निगरानी और सुरक्षा बेहद कठिन होती है और यही कारण है कि भारत को अपनी तटीय रक्षा को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पहले से ही ऐसी पनडुब्बियों का संचालन कर रहा है, जो भारत के तटीय जल क्षेत्रों में चुपचाप घुसपैठ करने में सक्षम है। और चीन भी पीछे नहीं है, वह अनुसंधान के नाम पर हिंद महासागर क्षेत्र में पनडुब्बियों और पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स तैनात कर रहा है। ये गतिविधियां केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, ये भारत की समुद्री सुरक्षा पर एक रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, जो आने वाले समय में और गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में सामने आते हैं एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट्स, भारत के नए युद्धपोत, जिन्हें खास तौर पर तटीय जल क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। जहां बड़े युद्धपोतों की पहुंच और प्रभावशीलता सीमित हो जाती है, वहीं ये छोटे लेकिन घातक पोत उन उथले पानी में काम कर सकते हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए सबसे सुरक्षित छिपने की जगह माने जाते हैं। ये युद्धपोत हल्के टॉर्पीडो, गहराई में फटने वाले डेप्थ चार्ज और अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से लैस हैं। आकार में छोटे, रफ्तार में तेज और मारक क्षमता में बेहद सटीक। इनका मिशन बिल्कुल साफ है, दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजो, ट्रैक करो और तबाह कर दो, उससे पहले कि वो हमारे नौसैनिक अड्डों को निशाना बना सकें या समुद्री यातायात को बाधित कर पाएं। तो ये इतने अहम क्यों हैं? तो आइए इसे बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक नौसैनिक ठिकानों और बंदरगाहों की सुरक्षा। भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों पर मौजूद प्रमुख नौसैनिक अड्डों को दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाने में ये क्राफ्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान और चीन के अंडर वाटर चुनौतियों का भी मुकाबला करेंगे। और तीसरा है उथले तटीय जल क्षेत्रों में प्रभावी संचालन।
जहां बड़े युद्धपोत नहीं जा सकते, वहां आईएनएस अर्नला जैसे एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट तेजी और सटीकता से अपना काम कर सकते हैं। और फिर इन नए पोतों से पुराने प्लेटफॉर्म्स के रिटायर होने के बाद आई कमी को दूर किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की मल्टी लेयर्ड समुद्री रक्षा प्रणाली को मजबूती देना। ये तटीय सुरक्षा की उस लेयर को मजबूत करता है जो हमारे समुद्री प्रभाव को सुनिश्चित करती है। आईएनएस अर्नला और उसके जैसे क्राफ्ट न सिर्फ भारत की रक्षा जरूरतों का जवाब है, बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों का रणनीतिक समाधान भी है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत इन अत्याधुनिक 16 जहाज़ों का निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और केरल के कोचीन शिपयार्ड में हो रहा है, जो न सिर्फ भारत की रक्षा ताकत को बढ़ा रहा है, बल्कि घरेलू उद्योग और रोजगार को भी नई ऊर्जा दे रहा है। चाहे वो मुंबई हो, विशाखापट्टनम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, ये क्राफ्ट भारत के समुद्री तटों पर निगहबान बनकर गश्त करेंगे, शांत, अदृश्य, लेकिन हमेशा सतर्क। सतह के नीचे हर हलचल पर नजर रखने को तैयार। अगली लड़ाई शायद दिखाई नहीं देगी, वो सोनार पर सुनी जाएगी। और जब भारत के पास एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट जैसे हथियार होंगे, तो ये संदेश साफ है, पानी भले उथला हो, लेकिन हमारी सुरक्षा की परतें बेहद गहरी हैं। भारत की तकनीक के क्षेत्र में अगर बात करें, तो भारत ने एक क्रांतिकारी बदलाव के तहत आकाश में एक ऐसी ढाल बना डाली है जो अब पाकिस्तानी ड्रोन्स के लिए एक बुरे सपने में बदल चुका है। द आयरन डोम इंडियन एडिशन, यानी इजराइल के आयरन डोम का भारतीय संस्करण। जब पाकिस्तान ने लगातार भारत की पश्चिमी सीमा पर सस्ते ड्रोन भेजकर हमला किया, तो उन्हें टक्कर मिली एक बेहद शक्तिशाली जवाब से। देश में ही विकसित की गई D4S प्रणाली से DRDO द्वारा तैयार ये डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय सिस्टम अब भारत का अपना आयरन डोम कहा जाने लगा है। D4 सिस्टम एक मूक प्रहरी की तरह काम करता है, जमीन पर तैनात, लेकिन आंखों से अक्सर अदृश्य। ये दुश्मन के ड्रोन को भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने से पहले ही रोक देता है। इसमें एकीकृत नेटवर्क के जरिए लेजर बीम, GPS जैमिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल होती हैं। इस तकनीकी छलांग के पीछे DRDO की 4 प्रमुख लैब्स की ताकत है। हैदराबाद की चेस और DLRI, बेंगलुरु की LRDE, देहरादून की IRDE, इन सभी ने मिलकर मल्टी सेंसर किला तैयार किया है, जो हवा में ही ड्रोन की पहचान करता है, उसका पीछा करता है और उसे खत्म कर देता है। या तो रेडियो और GPS स्पूफिंग, या कहें कि इन्हें भ्रमित कर गुमराह कर देता है, या फिर लेजर उन्हें सीधे भस्म कर देती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में कहा था कि ड्रोन्स अब युद्ध की दिशा को बदलने वाले हथियार बन चुके हैं, सस्ते, घातक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस। पाकिस्तान की कोशिश भी यही रही है, भारत की आकाश को सस्ते ड्रोन से सैचुरेट कर हमारे एयर डिफेंस को ओवरलोड कर देना। लेकिन भारत के D4S सिस्टम ने इस गेम को पलट दिया, क्योंकि लेजर कभी भी खत्म नहीं होते। इजराइल के आयरन डोम की तरह D4 सिर्फ रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव भी है। यहाँ सिस्टम वाहनों पर लगाकर मोर्चे पर भेजा जा सकता है और स्टैटिक फॉर्म में महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया जा सकता है। यह 360 डिग्री कवरेज देता है और तेज छोटे ड्रोन को भी बेहद सटीकता से गिरा सकता है। मेक इन इंडिया के संकल्प के अनुरूप ये आकाशीय ढाल भारत में ही बन रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और देश के विभिन्न रक्षा साझेदारों के सहयोग से ये तकनीक अब तीनों सेनाओं में उपयोग हो रही है और इसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे 26 जनवरी के अंदर हाई सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए भी शामिल किया जाता है।
अगर हम आपसे कहें कि दुनिया के सबसे कड़े सुरक्षा घेरे वाले हवाई क्षेत्र रूस का उल्लंघन लड़ाकू विमानों या बैलिस्टिक मिसाइल्स ने नहीं बल्कि कंटेनरों में छुपे ड्रोन्स के एक बड़े बेड़े ने किया है। हाँ, यही हुआ था 1 जून 2025 को स्पाइडर वेब नामक ऑपरेशन में। यूक्रेनी ड्रोन रूस की सीमा में 4000 किलोमीटर से भी अधिक अंदर घुसे और एयरबेस पर हमला किया। कम से कम 40 सैन्य विमान तबाह कर दिए गए। ये एक ऐसा हमला था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रूस की सुरक्षा प्रणाली इस हमले को रोक नहीं पाई। रूस की प्रसिद्ध S-400 और S-500 वायु सुरक्षा प्रणालियां, जिन्हें विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त है, इस हमले को रोकने में असफल रही। सवाल उठता है कि क्या ये तकनीकी विफलता थी या रणनीति? हकीकत यह है कि S-400 जैसी प्रणालियां तेज गति से उड़ने वाले ऊंचाइयों पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई हैं, ना कि जमीन के बेहद करीब उड़ने वाले स्वायत्त ड्रोन्स को। यहां पर यूक्रेनी ड्रोन रेडार की पकड़ से बच निकले, निचले स्तर की सुरक्षा की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और ऐसे कमांड नेटवर्क को दरकिनार कर दिया जो इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सके। और वहीं भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के सफल रणनीति के साथ दुनिया को संदेश दिया। रूस के आकाश में जो हुआ उसने भारत के नए दृष्टिकोण को और मजबूती दी है। पाकिस्तान की ओर से मिसाइल, ड्रोन्स और रडार जैमर्स के जरिए बहुस्तरीय हमले का सामना करते हुए भारत ने एक संतुलित तकनीकी और सटीक प्रतिक्रिया दी। परिणाम, पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम, रडार पोस्ट और आतंक के लॉन्च पैड निष्क्रिय कर दिए, वो भी बिना कमांड नियंत्रण गंवाए। इस सफलता के केंद्र में आकाश तीर, भारत की स्वदेशी रियल टाइम एयर डिफेंस कमांड प्रणाली थी। इसे डिजिटल युद्ध कक्ष की तरह समझिए, जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत युद्ध ग्रिड में जोड़ती है। ये हवाई खतरों का पता लगाती है, लक्ष्यों को प्राथमिकता देती है और कुछ ही सेकंडों में इंटरसेप्टर्स को तैनात करती है। और ये सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, भारत ने बहुस्तरीय सुरक्षा जाल को खड़ा किया है। आकाश मिसाइल प्रणाली 25 किलोमीटर तक के खतरों को संभालती है। वहीं अत्याधुनिक कृत L-70 गन, जो अब रेडार गाइडेड सटीकता के साथ अपग्रेड की गई है, 3000 मीटर की ऊंचाई तक के ड्रोन को गिरा सकती है। साथ मिलकर ये उस अंतर को भी भरते हैं जो S-400 कवर नहीं कर सकता, कम ऊंचाई वाले विषम खतरों को भी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि युद्ध का भविष्य अब किताबों में नहीं लिखा जा सकता। ड्रोन स्वॉर्म्स, छुपे हुए लॉन्चर्स, AI संचालित प्रणालियां ये नियमों को बदल रहे हैं और एक स्तरीय सुरक्षा प्रणाली अब पर्याप्त नहीं है। भारत का दृष्टिकोण केवल अपनी प्रभावशीलता के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वदेशिता के कारण भी अलग नजर आता है। आकाश तीर से लेकर आकाश मिसाइलों तक, अत्याधुनिक कृत L-70 गनों से लेकर स्वदेशी रडार तक, भारत अब आयात पर निर्भरता घटा रहा है और आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र खड़ा कर रहा है। रूस की विफलता एक चेतावनी थी, वहीं भारत की बहुस्तरीय रियल टाइम और घरेलू समाधान अब एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभर रहा है। आने वाले युद्धों में इंटेलिजेंट फ्यूजन विदेशी हथियारों की ताकत से कहीं अधिक कारगर साबित होगा और भारत शायद इसका खाका अभी से तैयार कर चुका है। अब रुख करते हैं गाजा की ओर, जहां इजराइल और हमास के बीच जारी जंग ने एक नया विवादास्पद मोड़ ले लिया है। ना तो इसमें एयर स्ट्राइक्स हैं और ना ही टैंकों के हमले। ये एक बहुत ही खतरनाक रणनीति है जिसके तहत स्थानीय मिलिशियाओं को हथियारों से लैस किया जा रहा है, यानी सैन्य भाषा में कहें तो काउंटर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रणनीति की पुष्टि की है। इसे हमास को भीतर से कमजोर करने की एक सटीक चाल बताया है। योजना यह है कि हमास विरोधी गुटों को ताकत देकर जमीन से उसका नियंत्रण तोड़ा जाए। लेकिन इस कदम के खतरे की घंटी भी बज चुकी है। खुद इजराइल के रक्षा व्यवस्था के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं कि यह दाव उल्टा पड़ सकता है, जिससे फिलिस्तीनी समाज में गृह संघर्ष बढ़ सकता है, लंबे समय तक अस्थिरता बनी रह सकती है और इजरायली सेना पर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल प्रतिरोध को बढ़ावा दे रहा है या अराजकता को न्योता? ये रणनीति दुनिया भर के काउंटर इंसर्जेंसी किताबों से ली गई है। दुश्मन को अंदर से बांट दो। लेकिन गाजा जैसे विस्फोटक इलाके में जहां वफादारियां पल में बदल जाती हैं और गठबंधन तत्कालिक होते हैं, वहां रणनीति और भूल के बीच की रेखा बेहद बारीक है। इस वक्त गाजा एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक ओर हमास की डगमगाती पकड़ और दूसरी ओर बढ़ता जन आक्रोश, और अब उभरते हुए नए काउंटर ग्रुप्स दक्षिण गाजा के युद्ध क्षेत्र इलाकों में एक नई ताकत के तौर पर उभर रही है। ये कोई पारंपरिक सेना नहीं, ना ही कोई संगठित विरोधी मोर्चा, बल्कि ऐसे कबायली गुट हैं जिन्हें अब तक इजराइल चुपचाप समर्थन देता रहा है, लेकिन अब इसे खुलकर स्वीकार भी किया जा चुका है। यासिर अबू शबाब जैसे स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में ये मलेशिया समूह, जिन्हें पॉपुलर फ्रंट और एंटी टेररिज्म यूनिट जैसे नामों से जाना जा रहा है, हथियार बंद होकर हमास की सत्ता को भीतर से चुनौती देने के मिशन पर है। इनका खास फोकस रफा और उसके आसपास उन इलाकों में है जहां हमास की पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर है। इनका लक्ष्य साफ है, हमास से लड़ना, उनकी सैन्य गतिविधियों में व्यवधान पैदा करना और पारंपरिक कबायली ताकत को फिर से स्थापित करना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई पारंपरिक विरोधी आंदोलन नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिलिशिया समूहों में शामिल कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। कई के आईएस प्रेरित समूह से संबंध होने के भी आरोप हैं और कुछ मानवीय सहायता की लूटपाट का भी आरोप झेल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में सुरक्षा सहयोगी हैं या फिर हथियार बंद गिरोह? जब हथियार, उद्देश्य और नियंत्रण की रेखाएं धुंधली होने लगें तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। गाजा में ये नई लड़ाई अब बंदूकों की गोलियों से नहीं, बल्कि वफादारी, नियंत्रण और पहचान की जंग में बदल चुकी है। इजरायली सरकार का तर्क है कि यह कदम गाजा के अंदरूनी विभाजनों को भुनाने के लिए उठाया गया है। हाल ही में एक बयान में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम इजराइल के उन कबीलों को सक्रिय किया है जो हमास के विरोधी हैं। उनके मुताबिक यह कदम न केवल वैध है बल्कि प्रभावी भी है। लेकिन इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री लेबरमैन इस पूरे अभियान को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख रहे हैं। उनके शब्दों में इजराइल बंदूकें उन परिवारों को बांट रहा है जिन्हें मैं अपराधी गिरोह मानता हूं, और वही हथियार एक दिन हमारे ही सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। लेबरमैन की सीधी चेतावनी है, यह पूरी तरीके से पागलपन है। इस बीच सवाल खड़ा होता है कि क्या यह रणनीति गाजा में हमास को कमज़ोर करेगी या एक और सुरक्षा संकट को जन्म देगी? इस पूरे अभियान के केंद्र में खड़ा है शख्स यासिर अबू शबाब। विवादों से अनजान नहीं है, एक समय चोरी के आरोप में जेल भी जा चुका है। ये व्यक्ति अब एक ऐसी मलेशिया का नेता है जो पूर्वी रफा के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखती है। तस्वीरों में उसे हथियारों से लैस संयुक्त राष्ट्र के काफिलों के पास खड़ा देखा पाया गया है। हमास ने उसे गद्दार घोषित कर दिया है और खुली चुनौती दी है, बदला लिया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि अबू शबाब और उसके जैसे कितने और हैं, और क्या इस नई रणनीति से गाजा और अस्थिर तो नहीं हो जाएगा? इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यह कोई स्थायी बल खड़ा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि हमास को भीतर से अस्थिर करने और गाजा समाज की दरारों का फायदा उठाने की एक सामरिक चाल है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह दांव बेहद खतरनाक होता जा रहा है। सुरक्षा विश्लेषकों ने
इस रणनीति को उच्च जोखिम वाला बताया है, जिसमें दीर्घकालिक सफलता की कोई गारंटी नहीं है। एक विशेषज्ञ ने तो इसे रणनीति नहीं बल्कि कल्पना तक कह डाला। अब असली सवाल यह है कि क्या यह हमास को तोड़ेगा या फिर गाजा को और गहरा अस्थिर बना देगा। जैसे जैसे गाजा में युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, इजराइल की रणनीति भी बदल रही है। सीधे सैन्य टकराव से हटकर अब ये एक असामान्य युद्ध की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। इजराइल कहता है कि वह हमास को भीतर से तोड़ रहा है, लेकिन जिन कबायली लड़ाकों को हथियार दिए जा रहे हैं, जिनकी नीयत स्पष्ट नहीं है और अतीत विवादों से भरा है, उनके जरिए कहीं यह एक नया खतरा पर्दे के पीछे आकार तो नहीं ले रहा। आखिर में इस रणनीति को शायद इस आधार पर नहीं परखा जाएगा कि कितने हमास लड़ाके कमज़ोर हुए, बल्कि इस बात से कि गाजा किस हाल में छोड़ा गया। हथियार अब सैन्य बलों के हाथों में हैं, लेकिन उनके अंजाम अब भी अनिश्चित हैं। मैं नैन्सी बलोदा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ, नई दिल्ली से। इसके साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। Great taste का असली टेस्ट MDH जिन जगह